नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं स्टार जर्नलिस्ट सुरेश बाफना जी। सुरेश जी, आपका जी, स्टार जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया शो में स्वागत है। नमस्कार। आप हमारे आपके यहाँ आए, दर्शकों को बहुत भी सारे नमस्कार। आप शो पे आए और शो पे आपसे काफ़ी सारी बातचीत जानेंगे। पर हिंदुस्तान में लोग कुछ रिपोर्ट से तो वाकिफ होते हैं लेकिन जिंदगी से वाकिफ नहीं होते हैं। आप जर्नलिज्म में हम्म, एक्सीडेंटली आए या योजना पूर्वक आए या परिवार का बैकग्राउंड था? पत्रकारिता में आए क्यों आप? देखिए मैं जो मेरी जो पहली पसंद थी वो कॉलेज में कहीं लेक्चरशिप के लिए मैं कोशिश कर रहा था दिल्ली में। मैं जेएनयू में पढ़ाई के लिए आया था दिल्ली में। और फिर मैं कुछ फ्रीलांसिंग करता था। मैं कल्चरल रिपोर्टिंग करता था शुरू शुरू में। मैं म्यूजिक डांस इनके बारे में लिखता था जब मैं यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहा था। और कोशिश कर रहा था कि मैंने एमफिल जेएनयू से किया है और तो उसके दौरान ही मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कहीं यहाँ लेक्चरशिप मुझे मिल जाए। लेकिन दिल्ली में आप जानते हैं कि लेक्चरशिप पाना जो है वो बहुत कठिन काम है। तो वो बात हो नहीं पाई। और उसका जो दूसरा जो अल्टरनेटिव जो कुछ मिला मुझे, वो चूंकि एक्सप्रेशन जो है वो मैं पसंद करता था कि मैं चूंकि पॉलिटिकली भी मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में एक्टिव था। तो जो एक्सप्रेशन अपनी विचारों का एक्सप्रेशन करना या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जिसको कह सकते हैं, तो उसकी तरफ में जाने का मेरा इरादा था। और लेक्चररशिप नहीं मिली, ये एक अलग बात थी। लेकिन उसके बाद जब मुझे एक मौका मिला नई दुनिया में काम करने का, तो मैं उसमें मतलब उसको मैंने स्वीकार किया। और फिर जो जिंदगी की दास्तान है वो अलग तरह से चलती गई। और जर्नलिज्म पसंद आया और फिर उसमें मैं रम गया। और कई अ, जैसा कि आप जानते हैं कि आप भी उसमें पूरी तरह से 24 घंटे रमे हुए हैं। तो आज भी जो है मैं पूरी तरह से जो है जर्नलिज्म में डूबा हुआ रहता हूँ। मैं बहुत सारी जानकारियां और कहीं कोई अगर कोई मुझे मुझे लिखने का कह देता है तो मैं लिख भी देता हूँ। और आपने जैसे बुलाया तो आपके साथ बातचीत भी कर लेता हूँ। तो इस तरह से जर्नलिज्म में मैं आया। और और फिर जो है 30 साल तक लगभग नई दुनिया के साथ जुड़ा रहा। और इस दौरान मैंने कई जो प्रमुख स्टोरीज थी वो कवर भी की हैं। और इस दौरान जो है कई बार प्रधानमंत्री के साथ विदेश जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो एक तरह से जो है मुझे लगता है कि मैं कोई उसमें कोई रिग्रेट नहीं है जीवन में कि मैं जर्नलिज्म की बजाय मुझे कहीं और जाना चाहिए था। लेकिन जेएनयू के विद्यार्थियों की जो एक होती है चॉइस। आप अधिकतर लोगों को जो पॉलिटिकली वहाँ एक्टिव रहे हैं वो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के धंधे में जाना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों को सबको तो लेक्चरशिप कॉलेज में प्रोफेसरशिप नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। तो तो जो दूसरी चॉइस होती है, तो इसलिए जेएनयू के बहुत सारे स्टूडेंट्स आप पाएंगे कि वो जर्नलिज्म में आ जाते हैं और जर्नलिज्म में फिर वो अच्छा करते हैं। और कोई रिग्रेट उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई रिग्रेट होता है। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप प्रधानमंत्रियों या प्रधानमंत्री के साथ विदेश गए। नरेंद्र मोदी के साथ आप जाने वाले, इसका मतलब है कि अकेले जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने कहा नहीं कि वो प्रधानमंत्री। जब हम कहते हैं तो मौजूदा प्रधानमंत्री होता है। तो आप नहीं, विदेश मौजूदा नहीं, गए मौजूदा नहीं। हैं, तो किसके मौजूदा साथ नहीं, गए आप? पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये परंपरा ही खत्म कर दी। तो अब जो एक परंपरा थी जो नेहरू जी के जमाने से शायद चल रही होगी, पता मैं नहीं जानता। लेकिन इंदिरा जी के जमाने में लोग चाहते थे। उसके बाद सभी प्रधानमंत्रियों के साथ जर्नलिस्ट जाते थे और जर्नलिस्ट की का बड़ा सम्मान भी किया जाता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद ये परंपरा पूरी तरह से खत्म कर दी गई। क्यों खत्म मैं कर मैं दी गई? मैं सुरेश जी यही साफ करवाना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के साथ गया, मेरा सौभाग्य। तो मैंने कहा मैं
दर्शकों को के सामने ही आपसे पूछूं कि मोदी जी के साथ गए तो आप महान पत्रकार हैं इस देश के जो गए, क्योंकि आप हाँ, हमारे पत्रकार तो जो जिनको हम देखते हैं टेलीविजन वाले, वो मोदी जी से हाँ सवाल बहुत कमाल का करते हैं कि आप हाँ में इतनी हाँ। ताकत कहाँ से आ गई, आप क्या विटामिन खाते हैं। आम कैसे खाते हैं आप? आम कैसे खाते हैं। नहीं, वो तो एक चूस सो के कॉल्ड खाते जर्नलिस्ट हैं या बना था काट के फिल्म। खाते वो हाँ, वो तो फिल्म स्टार ने किया था। पर जो अपने को खांटी जर्नलिस्ट कहते हैं वो तो यही कहते हैं ना। और कुछ जर्नलिस्ट तो अपना नाम ही बदल लेते हैं, हाँ अपने आगे हाँ मोदी लिख देते हैं पब्लिकली। और कुछ हाँ। जर्नलिस्ट ये पूछते हैं, पूछ ही नहीं पाते हैं सवाल, कहते हैं कि आप जेब में पर्स भी रखते हैं क्या। ये कुछ जर्नलिस्ट प्रधानमंत्री से गुजराती पूछ भी बन जाते हैं। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब यहाँ पे सुरेश जी, कि आपने जब पत्रकारिता शुरू की, आपने कहा कि मैं कल्चर के ऊपर लिखता था, और उसके बाद नई दुनिया में आपको मौका मिला, आपने उसको एंजॉय किया। किस तरह की रिपोर्टिंग आपने की, और आपको अपनी कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स याद हैं? क्योंकि मैं आपको सेंट्रल हॉल में देखता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि सेंट्रल हॉल में ज्यादातर पत्रकार ऐसे होते हैं। मैं लोगों को बता दूं कि संसद के सेंट्रल हॉल में जो लगातार देखने वाले पत्रकार हैं, मिलने वाले पत्रकार हैं, उनमें सुरेश बाफना जी प्रमुख हैं। और हमारे स्टार जर्नलिस्ट के शो में कई लोग आए हैं। बागायतकर साहब आए हैं, अनंत बागायतकर, जयशंकर जी आए हैं, उर्मिलेश आए हैं, हमारे यहाँ केसरी, वेंकटेश केसरी आए हैं, और मैं जिनसे बात कर रहा हूँ सुरेश बाफना जी, ये ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अक्सर सेंट्रल हॉल में दिखते हैं और वहां पर सार्थक बातचीत करते हुए दिखते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको अपनी कौन कौन सी रिपोर्ट्स याद हैं जो आपने लिखी हों, और उनका विषय क्या था, और उनका असर सरकारों पर, सोसाइटी पर, या व्यक्तियों के ऊपर पड़ा हो। देखिए, सबसे बड़ी घटना जो मैंने कवर की अपने पत्रकारिता के जीवन में, वो अयोध्या की घटना थी। वहां मैं अ, मतलब जो घटना 6 दिसंबर 1992 को वहां पर हुई थी, उसके पहले से मैं वहां मौजूद था। 2 दिन पहले से हम लोग वहां पहुंच गए थे। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी जो मेरी पत्रकारिता की जीवन की जो अनुभव, और जो एक बहुत, जो देश के लिए भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन का मूवमेंट था वो, देश की राजनीति में। तो वो मैंने कवर किया, और किस तरह से कवर किया, ये एक अलग स्टोरी है। इसकी भी स्टोरी मैंने की है, एक पूरा पेज मैंने लिखा कि कैसे मैंने अयोध्या की घटना को कवर किया है। और अयोध्या के अलावा मैंने कारगिल की घटना, जो युद्ध था, मैं वहां पर भी गया था, और वहां पर भी जो अंतिम दिन थे युद्ध के, वहां पर उन उन वहां पर मैं जवानों के साथ भी था। और जिस हम्म, तरह से पाकिस्तान की सेना जो है वो हम्म, पीछे हट रही थी, उसका हम्म, भी मैंने जो है वो अपनी आंखों के सामने वहां पर बहुत सारे दृश्य वहां पर देखे थे। तो ये जो दो प्रमुख घटनाएं थी, इन घटनाओं ने शायद मुझे लगता है कि पत्रकारिता के प्रति, जीवन के प्रति बहुत सारा जो दृष्टिकोण है वो इससे अ, बदलता भी है। और ये प्रमुख घटनाएं थी, और इसके बारे में मैंने लिखा भी था एक्सटेंसिवली। मैंने नई दुनिया में अयोध्या की घटना के बारे में लिखा था कि किस तरह से ये घटना हुई है। और फिर इस घटना के को लेकर जो है कई लोगों ने वहां पर पसंद भी किया कि ये एक ऑब्जेक्टिव ढंग से आपने जो है, जो कुछ वहां मैंने अपनी आंख से देखा था, वो मैंने उसको उसका वर्णन मैंने किया था उस रिपोर्ट में। और वो रिपोर्ट जो है, आपको जान के खुशी होगी कि राजेंद्र यादव जी ने एक आर्टिकल लिखा था इसी मेरी रिपोर्टिंग को लेकर ही, कि किस तरह से। राजेंद्र माथुर, नहीं राजेंद्र नहीं, माथुर या राजेंद्र यादव? राजेंद्र यादव का अच्छा, जो हंस कथा, वाले, हंस वाले जो हंस साहित्यकार थे। हंस हंस वाले। जी जी जी। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट जो है वो पढ़ी होगी, तो उन्होंने को भी अच्छा लगा, और उन्होंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था कि किस तरह से जो अयोध्या की घटना हुई है, वो किस तरह, मतलब जिस तरह से वहां हुआ था, अब वो उसका फैसला भी आ गया कि योजनाबद्ध थी नहीं थी,
लेकिन जो हमने देखा था वहां अपनी आंखों से, तो वो उसका वर्णन हमने किया था कि किस तरह से। एक 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 सुरेश जी, एक पत्रकार की टिप्पणी चाहिए और टिप्पणी करना बनता है जो आपने उस समय आंख से देखा। किनका मानसिक उसमें इन्वॉल्वमेंट था, किनका उकसाने में इन्वॉल्वमेंट था, किन्होंने इसको किया। कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? ये हम पत्रकारों का हक है, मैं आपको बता दूं, कि नहीं जी। किसी भी फैसले के बारे में कमेंट करना। नहीं ये देखिए, हमें परंपराओं ने हक दिया है, नहीं, कोर्ट का पत्रकारिता की फैसला परंपराओं अपनी, ने। कोर्ट कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर है, और हमने जो देखा वो बातें भी अपनी जगह पर है। जो हमने देखा कि जिस तरह से वहां पे जो एक्टिविटीज चल रही थी, एक बड़ा बड़ा ही एक पवित्र सा माहौल बना दिया गया था। सरयू से, सरयू का जल वहां पर जो है, कल औरतें जो है वो कलश में लेकर वहां पहुंच रही थी, और इस तरह का एक वातावरण वहां पे निर्मित था। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर एक जो आक्रामकता थी लोगों में, जो लोग वहां पर जमा हो गए थे, और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे वहां पर। इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, उसके उसको कंट्रोल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए था, पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो शायद मेरे ख्याल से वो नहीं थी उस तरह से। ये समझ लिया गया था, विश्वास कर लिया गया था कि यहाँ कुछ नहीं होगा। और जब सुबह में जो घटना हुई, 9 से 10 के बीच में शुरुआत हुई थी, मुझे जहां तक याद है। और जब शुरुआत हुई, उसके बाद जिस तरह से वहां तोड़फोड़ शुरू हुई, और जो तगारियां आ गई वहां पर, कुदालियां आ गई और हथौड़े आ गए, तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं उस घटना के लिए को अंजाम देने के लिए पहले से कोशिश कर रहे थे। इसका इसका तो यही अर्थ निकाला जाएगा। अचानक इतने सारे लोग वहां पर उस गुंबद पे चढ़ गए, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से जो है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो खामोश था कि वो क्या उस पर एक्शन ले। और वहां पर जो एक जयपुर के एक वो थे, संत थे, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, वो बहुत ही उनकी शायद अब जीवित है कि नहीं है मुझे पता नहीं है उनके बारे में। वो उन्होंने जो वहां पर सभा हो रही थी, जहां पर जो बीजेपी के नेता हैं वो भाषण कर रहे थे वहां पर, उस सभा मंडल पर जो है उनका जो माइक था, शुरू शुरू में जरूर वहां से ये जरूर कहा गया कि आप उतर जाइए, ये ठीक नहीं है। आ, ये ये जरूर कुछ घोषणाएं हुई थी, लेकिन 1 घंटे के बाद जो है वहां पर पूरी तरह से उस मंच पर जो माइक था, उस पर उन लोगों का कब्जा हो गया था जो लोग उसको तोड़ने में लगे हुए थे। और आचार्य धर्मेंद्र, वहां से नारेबाजी भी हो रही थी। क्या उनका नाम आचार्य धर्मेंद्र था? जी हाँ, जी हाँ, आचार्य धर्मेंद्र था उनका। अच्छा, आपको याद है, मैं भूल गया। मैं आपको दो घटनाएं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिस जी पे आप चाहें तो टिप्पणी कीजिए। एक तो ये कि जब ये तोड़ने की शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद को, उस समय जो हमारी फोर्सेस थी और पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, खासकर आरएएफ, उन लोगों ने कहा कि हमारे पास, हमारे एनके सिंह जी आए थे, वो भी थे वहां पे, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे। हाँ हाँ। उन्होंने कहा कि हमें ये पता चला कि उन लोगों को जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि बाहर की कोई भी फोर्स जाए वो एसडीएम के अंतर्गत काम करती है, जी डीएम के जी जी। अंतर्गत। एसडीएम ने उन्हें ऑर्डर ही नहीं दिया जाने का, उनका कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये वहां की बात हुई और ये कई पत्रकारों ने इसको कंफर्म किया। दूसरा, दिल्ली में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने मुझे बताया था कि जिस दिन ये घटना हो रही थी, उस दिन मैंने कम से कम 20 बार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को फोन किया, और 20 बार एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, जो इमीडिएट फॉर्मर प्राइम हम्म, मिनिस्टर था नरसिम्हा राव से पहले, चंद्रशेखर जी, उनसे प्राइम हम्म, मिनिस्टर के घर से कहा गया कि वो सो रहे हैं, खाना खा के हम्म, आराम कर रहे हैं। और हम्म, वो शाम 5 बजे तक उस दिन सोते रहे। चंद्रशेखर जी ने कहा 5 बजे तक सोते रहे, और इधर मस्जिद टूटती रही। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं साफ हूं
कि इस पूरे प्लान में प्रधानमंत्री की भी सहमति थी कि ये टूट जाए और उसके बाद ये एक तरीके से समस्या दूसरे स्तर पर पहुंच जाए, जिसे जी हल करना आसान हो। दोनों घटनाओं के बारे में, दोनों घटनाओं के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? जी, देखिए, मेरा ये मानना था कि अगर पुलिस चाहती तो इस घटना को रोका जा सकता था। और वहां पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ अगर कदम उठाए होते कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है उनको, और जब इतनी भीड़ वहां पर जुट गई और आपकी पुलिस की व्यवस्था वहां पर उतनी नहीं थी, तो इतने लोगों को वहां क्यों जुटने दिया गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। और कल्याण सिंह जी की वहां पर सरकार थी। और आरएएफ की आपने बात की है। आरएएफ की, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि मैं अयोध्या से, हम जो है अयोध्या से रिपोर्ट फाइल करने के लिए फैजाबाद जाना पड़ता था। जाना आपको भी पड़ता था, जी। शायद, हाँ, जी तो जी। वहां जी अयोध्या से बिल्कुल। हम रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें वो होटल में कोई फैक्स की व्यवस्था हम लोगों ने वहां फैजाबाद में की हुई थी, और वहां पर हम, वहां से हम रिपोर्ट फाइल कर रहे थे। तो अयोध्या से फैजाबाद आने के लिए मुझे जो है आरएएफ की जो एम्बुलेंस थी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां मारे भी गए थे, उस घटना में गिर गए थे, बिल्कुल। ऊपर से नीचे गिर गए, मर गए। तो मुझे लगता है कि 8 10 12 लोग वहां पर मर भी गए थे उसमें, और घायल भी बड़ी संख्या में हुए थे। तो वो लोग एम्बुलेंस में जो है वो फैजाबाद उनको ले जाया जा रहा था। तो मैं 2 बार ऐसा इंटरनेट की कोई समस्या आई है? ये अक्सर होता है कि जो हम पूछ रहे थे सवाल सुरेश बाफना जी से, और वो बता रहे थे कि वहाँ कुछ लोग मरे गए थे, वो जिक्र कर रहे थे आरएएफ की एक एम्बुलेंस का, कि जिस एम्बुलेंस में, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जो लाशें जा रही थी फैजाबाद, उनके साथ बैठ करके वो फैजाबाद पहुंचे। अगर मैं गलत अंदाजा नहीं कर रहा हूं तो, अगर इंटरनेट ठीक हो गया और वो हमारे साथ आ गए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब इस तरह की बातचीत होती है तो सडनली इंटरनेट कहीं ना कहीं कुछ परेशानी करता है। मुझे नहीं पता कि ये सोची समझी स्थिति है, हालांकि सोची समझी हालत भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अब जिस तरीके से कंट्रोल हुआ है, इंटरनेट और फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो उसे चलाने वाले हैं वो अपने यहाँ से कुछ कोडिंग कर देते हैं और फटाक से वो बातचीत डिस्टर्ब हो जाती है। आप कश्मीर के बारे में बात कीजिए, डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी हम इतनी महत्वपूर्ण बात, जानकारी चाह रहे थे अयोध्या को लेकर के, उसमें हम डिस्टर्ब कर दिए गए। इसी तरीके से हमारे साथ स्टार जर्नलिस्ट, जिन्होंने देश को देखा, देश को रिपोर्ट किया, और जिनका नाम हर देशवासी जानता है, कम से कम हिंदी का पाठक जानता है, और बहुत जो लोग आए उनमें अंग्रेजी के जर्नलिस्ट भी हैं जिन्हें जानते हैं लोग, उन लोगों की बातचीत भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई। ये कहीं ना कहीं शब्द मैंने इसलिए लगाया कि अक्सर हुई है। अब इसके ऊपर दुख प्रकट करें, बल्कि मुझे लगता है कि आप अगर सही बात नहीं आने देंगे सामने, तो फिर अफवाहों के रूप में बात आएगी। अफवाहों के रूप में बात आएगी तो वो लोगों को हर्ट करेगी, कहीं ना कहीं लोगों को धक्का देगी कि अच्छा ऐसा भी था। हाँ, उससे कहा बेहतर है आप सही चीज आने दीजिए। मुझे लग रहा है कि बाफना जी हमारे ये साथ फिर जुड़ गए हैं। आप, बाफना जी, आप बता रहे थे कि आप एम्बुलेंस में जा रहे थे, तो मैं अंदाज कर तो रहा हूँ तो कि लाशों के एम्बुलेंस में साथ मुझे, आपने सफर किया। तो हाँ। मेरी आरएफ है, आरएएफ के एक अफसर से वहां पर, जो वहां इंचार्ज थे, उस जो बटालियन उनके अंडर में थी, जो ट्रूप्स उनके अंडर में थी आरएएफ की, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो, उनको आदेश नहीं दिया गया है कि वो कोई एक्शन ले सके वहां पर। तो इसका मतलब है कि वो आदेश जो है वो एसडीएम भी, मुझे नहीं लगता कि एसडीएम के पास भी उस तरह का पावर था। सारी चीजें नहीं जो नहीं, है वो एसडीएम लखनऊ, एसडीएम के लखनऊ पास, से सारी निर्धारित। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। एसडीएम तो स्थानीय अफसर है, तो जब तक हाँ सीएम ऑफिस नहीं कहेगा, और कल्याण सिंह जैसा आदमी तो अब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं और उसके बाद फिर आप उस हलफनामे का
उल्लंघन करते हैं और पहले मुख्यमंत्री बनते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट सजा देता है हलफनामा तोड़ने की। अब जी। इसको लेकर के भी अभी हम और आप जब बात कर रहे हैं तो इस देश में ऐसे लोग हैं जो कल्याण सिंह जी के संविधान उल्लंघन को भी देश प्रेम मानते हैं। उसका तो कोई जवाब है नहीं, लेकिन देश हाँ। प्रेम होता है। अब आपने एक चीज और कही इस सारी बातचीत में कि आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदला। क्या दृष्टिकोण बदला? नहीं, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिनके प्रति आपके मन में जो है एक धारणा थी कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के प्रति धारणा आपकी बदल गई उस तरह से देखा जाए तो। और ऐसा लगा कि हम जो है मतलब कहीं ना कहीं इतने लेवल पर, जो इस लेवल पर जो एक आश्वासन दिया गया, जो एक कोर्ट में एक हलफनामा दिया गया कि कुछ नहीं होगा और ये हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो वो भी अगर अगर मुझे लगता है कि अगर बीजेपी चाहती उसको रोकना तो रोक सकती थी, एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहता तो उस घटना को रोका जा सकता था। और तो ये कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी विफलता थी और राजनीतिक दल की तो बहुत बड़ी विफलता थी। और वहां पर एक और बात दिखाई दी थी मुझे कि लखनऊ से कोई आदेश की किसी तरह से कोई शक्ति का मतलब जो है वो प्रयोग न किया जाए, ये एक स्पष्ट आदेश था कि अगर कोई ताकत का इस्तेमाल किया गया या लाठीचार्ज, गोलीबारी या इस तरह का कुछ हुआ तो बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। तो ये एक उनकी बात थी कि मारे जा सकते हैं, इसलिए ये नहीं करना है। तो वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा पैरालाइज था, वो लखनऊ के आदेश पर चल रहा था। तो इसका मतलब सुरेश ये जी, कि एडमिनिस्ट्रेशन। सुरेश जी, मैं आपको इसलिए रोकता हूँ कि कुछ चीजें दिमाग में हैं, वक्त भाग रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वही स्थिति आज होती और आज जिस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है, खासकर टेलीविजन चैनल्स ने जिस तरीके से एक तरीके से अपना एक छत्र राज्य जमा लिया है लोगों के दिमाग के ऊपर, कोशिश कर रहे हैं, तो आज तो टेलीविजन चैनल वहाँ 20-25 लाख लोग इकट्ठे कर देते जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपके और हमारे परिवार में नए आने वाले ये अनपढ़, राजनीतिक रूप से अनपढ़ लोग जो काम कर रहे हैं, या पत्रकारिता के इलिटरेट लोग जो आ गए हैं जिन्हें ये भरोसा है कि हमने पत्रकारिता में महारत हासिल कर ली है, तो आज आज रिपोर्टिंग मतलब आज क्या हाल होता वहां पे? बस कल्पना में पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, देखिए मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो इस घटना को पूरी तरह से रोका जा सकता था। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा फेल्यूर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो संविधान है या कानून की व्यवस्था की बात है और उसका पालन कराने की बात है, तो वो डीएम पर जो है वो सारा उस पर जाता है। और यहाँ पर जो है वो एक तरह से डीएम तो कुछ नहीं था, सारी चीजें जो है वो बड़े बड़े लखनऊ में जो बैठे हुए बड़े अधिकारी थे वो मैनेज कर रहे थे। वो निर्देश दे रहे थे कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना। जैसे आरएफ के लोगों ने मुझे कहा कि उनको वहां से हटने के लिए हस्ताक्षर लेने पड़े वहां पर, कि अब उनकी चूंकि उनकी कोई भूमिका नहीं रही है, ये चल रहा है वहां पर। तो उसी दौरान जब ये तोड़फोड़ हो रही थी तो आरएफ की टीम जो है वो बाकायदा एसडीएम उस पर दस्तखत हुए हैं, उस पे, कागज पे। तो वो अपने इलाके अब जहां पर वो स्टेशन थी, जहां वो पहले से जो जहां उनका रहने का बनाया होगा, तो वहां उनको जो है फिर से भेजने के लिए भी तो दस्तखत चाहिए वहां पर कि आपको अ, तैनात किया गया, आपका इस्तेमाल नहीं बिल्कुल किया गया। बिल्कुल। हाँ, उनको अपने कैंप में वापस भेज दिया गया। सुरेश जी, अ, आप जब सक्रिय रिपोर्टिंग कर रहे थे, फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने कहा कि आपने कारगिल को देखा, आपने राम मंदिर को के नाम पर बाबरी मस्जिद को ध्वंस होते हुए देखा, और ये सब एक्शन थे। आज रिपोर्टिंग करना उतना ही आसान है जितना आसान पहले था, या अब रिपोर्ट करना
अगर आज सुरेश बाफना से कहा जाए किसी चीज को रिपोर्ट करना है, तो उसका करना और छपना दोनों कितना आसान है, या टेलीविजन के ऊपर उस रिपोर्ट को लाना कितना आसान है, क्योंकि आज दो ही माध्यम है, या तो प्रिंट में आए या इलेक्ट्रॉनिक में आए। देखिए, दो तरह से है। जो जो ऑर्गेनाइज मीडिया है उसमें पूरी तरह से जो है वो कुछ डोमिनेशन जो है, कुछ लोगों का डोमिनेशन वहां पर हो चुका है। आप देखिए कि जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसमें डोमिनेशन हो चुका है। उसमें अब बहुत ज्यादा गुंजाइश एंटी एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिज्म की, जो जो कि हम पहले करते आए हैं, उसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ एक स्थिति ये है कि अब जिसके हाथ में कैमरा है, जिसके हाथ में मोबाइल है, वो आदमी आज जर्नलिस्ट बन चुका है। तो इसलिए कोई भी घटना किसी भी रूप में छुपाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसलिए नेताओं पर भी प्रेशर है, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी प्रेशर है। अगर कोई भी घटना होती है तो उसके कम से कम आज जो है, कम से कम 15-20 वीडियो जो है अलग अलग एंगल से आपको कहीं ना कहीं से आगे जाके मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और इसका मुझे लगता है कि अब वैसी घटना जो है, अयोध्या जैसी घटना फिर से अंजाम देना आज की स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि कोई आसान काम होगा, बहुत मुश्किल नहीं, काम है मैंने अब। मैंने मैंने प्रश्न ये नहीं किया, मैंने प्रश्न ये नहीं किया। मैं फिर प्रश्न को स्पष्ट करता हूं और दर्शकों को भी बताता हूं। अभी सुरेश बाफना जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। दरअसल पत्रकारिता में असली पत्रकारिता जो अब तक इस देश में या दुनिया में जिसकी परिभाषा है कि आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट यानी पब्लिक रिलेशन, वो स्टोरी हो जाती है अगर आप उनके पक्ष में स्टोरी करते हैं। आमतौर बिल्कुल। पर, बुनियादी तौर पर पत्रकार को एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टोरी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो स्टोरी प्रो पीपुल स्टोरी होती है, जिसका जिक्र बाफना जी ने किया। मैंने सवाल इनसे ये किया था, लेकिन आजकल उल्टा हो गया। आजकल पीआर जर्नलिज्म ही आजकल मेन विपक्ष जर्नलिज्म विपक्ष हो से गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं। जी, सरकार वो से आज सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आज वो सर, आजकल विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, और जो विपक्ष बहुत बुरी स्थिति में है। तो सर वो तो ये माने ना बाफना जी कि जो आज सरकार के एक्सटेंडेड आर्म हो गए हैं आज के जर्नलिस्ट, पब्लिक रिलेशन स्टोरी प्रो गवर्नमेंट हो रही है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। ये स्थिति बदली है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, मतलब उन लोगों ने पूरे की पूरी मीडिया की परिभाषा को बदलने की कोशिश की है, इतिहास को, पत्रकारिता के इतिहास को बदलने की कोशिश की है। अब उनके लिए गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराड़कर जैसे लोग, या वो सारे लोग जिन्होंने बड़ा नाम किया है पत्रकारिता में, जिनको लोग जानते हैं, अश्विनी चोपड़ा जैसे लोग, इनका कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार के लोग हैं, कुछ इस तरह की भावना। मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा था जी। कि उस समय आपने जितनी आसानी से एक पेज लिख दिया पूरी नहीं, घटना कई का कई जिक्र किस्तों में करते मैंने हुए। वो रिपोर्ट की थी, कई, बाद में राइट, मैंने कई किस्तों में। राइट, कई किस्तों जी। में आपने की। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या आज पत्रकारों के लिए ऐसी कोई घटना हो और टेलीविजन का इतना दबाव हो, तो क्या सही ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग आज भी उतनी ही आसान है जितनी पहले थी? क्योंकि आपके कहने से ये लग रहा है कि प्रिंट मीडिया में भी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग, कुछ अखबारों को छोड़ दें, हम्म। तो प्रो पीपुल रिपोर्टिंग तो न्यूज प्रिंट मीडिया से भी लगभग गायब हो गई है, मेन लाइन हाँ। के जो अखबार हैं। मैंने इससे जुड़ा हुआ सवाल जी। इसलिए पूछा था क्योंकि आज के जो पत्रकार हैं उनको पुराना इतिहास, सुरेश बाफना जी, पता ही नहीं है। अगर मैं 50 पत्रकारों की लिस्ट दूं और उसमें सुरेश बाफना का नाम लिखूं, आप भरोसा रखिए कि जो आज के पत्रकार हैं, जो कैमरा लिए घूम, माइक आईडी लिए घूमते हैं, उनमें से दो भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो आपका नाम जानते होंगे। नहीं, लेकिन मैं डिजिटल पत्रकार स्तर पर जो पत्रकारिता हो रही है उसमें कुछ छोटे छोटे स्तर पर अच्छे प्रयास हो रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। और जो जी, यंग जैसे। जर्नलिस्ट हैं वो अच्छी हम्म। रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा कि दिल्ली में जो दंगा हुआ, तो उसकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो रिपोर्टिंग हुई वो ज्यादा बेहतर हुई, और कुछ अखबारों में भी अच्छी हुई, मैं ये नहीं नहीं, कहूंगा। आपने आपने और आपने आपने मिक्स कर दिया।
जब हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं तो जनरली लोग टेलीविजन चैनल मानते हैं, लेकिन आप शायद सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर एक ओपन प्लेटफॉर्म है अभी, जब तक सरकार कंट्रोल नहीं करती, और लोगों ने उसके ऊपर अच्छी रिपोर्टिंग की। आप शायद इसकी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, लेकिन ये बात आपकी सही है कि जो मेन स्ट्रीम जिसको जर्नलिज्म हम मानते हैं, जो टीवी चैनल्स हैं या बहुत सारे अखबार भी हैं, सभी अखबार एक जैसे नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उन पर जो है वो जो जो सरकार का दबाव है वो निश्चित रूप से बहुत बढ़ गया है। और इसका नतीजा ये है, और उसकी उसका असर जो है उनकी रिपोर्टिंग में दिखाई देता है कि वो जो सरकार विरोधी होना नहीं है, लेकिन जनता की बात रखना ये जरूरी है। वो अगर सरकार के विरोध में जाती है तो इसको स्वीकार करना शायद, मेरे ख्याल से अब जो है वो उस रूप में, आपका कहना सही है कि जर्नलिज्म जो है, जिसको हम पहले, जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। जो मोनोपोली कैपिटल का जो एक तरह से जो दबाव है, और कैपिटल की जो जरूरतें हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनके हिसाब से रिपोर्टिंग होती है। तो ये बात तो सही है, लेकिन सच को छुपाना आज बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, बड़ा से बड़ा कोई तानाशाह नेता हो, वो भी सच को छुपा लेगा, ये संभव नहीं है। आप यहाँ पर हिंदुस्तान में छुपा लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर जो है वो विस्फोट के रूप में कहीं ना कहीं उभर के आ जाएगी। तो बातें बिल्कुल जो है अब दबाना संभव नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत कम देखता हूँ, और टेलीविजन पे तो देखता ही नहीं हूँ। पहले अगर ऐसी घटना कि होती सोशल मीडिया 2014। पर जो आप बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा टेक्नो ड्रिवन मीडिया है एक तरह से। जो आपको जो दिखाया जाता है वो बहुत ही ब्लर्ड करके दिखाया जाता है कि क्या ट्रेंडिंग हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि जो मेरा जो एक अनुभव रहा है डिजिटल, एक जो प्रमुख डिजिटल मीडिया के साथ काम करने का, तो वो जो ट्रेंडिंग रिपोर्टिंग करते हैं कि क्या अभी इस वक्त जो है पिछले 5 घंटे के भीतर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है, उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाते हैं, वो विषय तय करते हैं। तो ये एक विषय सही है, गलत है, जरूरी है, नहीं है, इसके आधार पर निर्णय, संपादकीय निर्णय नहीं हो रहे हैं। संपादकीय निर्णय अब ट्रेंडिंग के आधार पे हो रहे हैं। जो जो एल्गोरिथम होता है उसके आधार पे तय होता है कि अभी लोग जो है सोशल मीडिया पर किस पर ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो उसी मुद्दे को उठाया जाए, उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो जर्नलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा उस रूप में जो आईबाल वाला जो जर्नलिज्म है वो हो चुका है कि कैसे विज्ञापन जो है वो जुटाए जाएं। अब हम देख ही रहे हैं कि टीआरपी का जो खेल है उसका पूरा एक्सपोजर तो हो चुका है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। तो ये देखा जाए लेकिन तो मुझे लगता लेकिन है लेकिन लेकिन इस खेल ने इस देश के कितने साल बर्बाद किए, लोगों का दिमाग कितना जहरीला बनाया, नंबर एक। दूसरा, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि आप इसके ऊपर कमेंट करें, कि कुल मिलाकर के अगर यही स्थिति आज से 8 साल 7 साल पहले होती, क्या कोई टेलीविजन चैनल या अखबार हमारी जो डूबी हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर है बहस नहीं करता? हम हम बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच गए हैं इंडेक्स में, क्या इसके ऊपर बहस नहीं होती? बेरोजगारी नहीं है, इसके ऊपर बहस नहीं होती? या बिहार में जिस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, जितना पैसा खर्च किया गया है वर्चुअल रैलीज के नाम पर, और लोगों को के सामने बिना मुद्दे का चुनाव, बिहार का चुनाव बिना मुद्दे का चुनाव हो रहा है, इसके ऊपर बहस नहीं होती? नहीं, अखबारों में भी होती है और टेलीविजन पे भी होती है। ये जो स्थिति बदली है, ये देश के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जब हमने और आपने लोकतंत्र पढ़ा है, तो उस लोकतंत्र में उन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ पत्रकारिता भी थी। और जी पत्रकारिता को इस रूप में परंपरागत रूप से प्रस्तुत किया गया सुरेश जी, कि पत्रकारिता इन तीनों अंगों के ऊपर नजर रखेगी। जो लोकतंत्र के तीन प्रमुख खंभे हैं, इसीलिए चौथा खंभा हमको फोर्थ स्टेट कहा देख गया, हम उसके ऊपर देखिए, नजर रखें।
देखिए, पत्रकारिता को लेकर इस सरकार, जो अभी वर्तमान सरकार है केंद्र में, तो उनका जो दृष्टिकोण है वो यूटिलिटी वाला दृष्टिकोण है उनका। वो वो पत्रकारिता को रिस्पेक्ट नहीं करते, सीधी सी बात है। तो जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो बहुत सारे गुणगान जरूर करेंगे कि पत्रकारिता ने स्वच्छ भारत के लिए अच्छा किया है, इसके लिए अच्छा किया है बहुत, लेकिन उनका प्रचार हो तो वो अच्छा है, अगर उनके खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट हो तो वो अच्छी नहीं है। तो ये परेशानी जो है आज की राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले हम नेताओं के खिलाफ अ, भी स्टोरी होती थी, लेकिन वो नेता जो है उनके साथ संवाद खत्म नहीं होता था कभी। लेकिन आज संवाद खत्म हो जाता है, तो ये, और नेताओं के साथ जो एक व्यक्तिगत जो वार्तालाप होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया। अब तो ये है कि आप हमारे पक्ष में क्या स्टोरी छाप रहे हैं, और सरकार भी जो है वो उसी रूप में उन्हीं को विज्ञापन देती है कि जो उनके पक्ष में लिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क अपने पे विश्वास है, वही बहुत कम हो गया है। पहले ऐसा आ, नहीं था, लोग नेता। सुरेश जी, एक और आपसे सवाल पूछने की ख्वाहिश हो रही है। आप जी, सेंट्रल हॉल में बैठते हैं जहां वरिष्ठ पत्रकार आते हैं, क्योंकि सेंट्रल हॉल में वही जा सकता है जिसकी जी। कम से कम 10 साल का पत्रकारिता का अनुभव हो। अब और 20 साल हो गया है। अब 20 साल हो गया है, तो सेंट्रल हॉल के आप आप लगातार जान देखने वाले लोग हैं। वहां मंत्रियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, जिसका ये हिस्सा तो आपने बता दिया कि वो बातचीत नहीं करते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आप उनके पक्ष में क्या लिख रहे हैं। मैं आपसे पत्रकारों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। आप प्रेस क्लब भी जाते हैं, आप फोन पे लोगों से बातचीत भी करते हैं, आप सेंट्रल हॉल में भी पत्रकार भाइयों से बात करते हैं। तो इस स्थिति को जिसका आप वर्णन कर रहे हैं, इसको लेकर के पत्रकारों के बीच में आम तौर पर क्या धारणा है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इसे बदलना चाहिए, या जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम लेफ्ट आउट हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मेरा सवाल सुरेश जी तक नहीं पहुंचा क्योंकि आवाज रुक गई। मैं ये सवाल सुरेश बाफना जी से इसलिए पूछा था कि सुरेश बाफना बहुत जागरूक पत्रकार हैं, और पत्रकारों की मानसिकता क्या है, मैं चाह रहा था ये आपके पास उनके मुंह से आए, उनकी तरफ से आए। अब उनकी तरफ से अगर हाँ, इंटरनेट का इसी का वो हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, मैंने सवाल पूछा, आप सुन पाए थे? मैं फिर से, आप रिपीट करिए। अच्छा, मैंने सवाल ये पूछा कि आप सेंट्रल हॉल के मेंबर हैं जहां वरिष्ठ पत्रकार जाते हैं, आप प्रेस क्लब में जाते हैं, आपकी फोन, मेरी आवाज आ रही है कि खत्म हो गई? फिर खत्म हो गई। इंटरनेट फिर गड़बड़ हो गया शायद। ये सवाल कोई अदृश्य शक्ति है जो पूछने ही नहीं देना चाहती, या सुरेश जी इसका जवाब दें। अब मैं मजाक में ये कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इंटरनेट चलाने वाले या जो हम जो पत्रकारों के ऊपर नजर रखते हैं वो हमारी बातचीत ही ना होने दें। न मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ, और सुरेश जी तो सेंट्रल हॉल में जाते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। पर उनसे एक सवाल का, छोटे से सवाल का उत्तर चाहते हैं जिसको बार बार इंटरनेट के जरिए डिस्टर्ब किया जा रहा है। और जो एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट, वो कहते हैं, जानते हैं कि ये बड़ी आसानी से हो सकता है, बहुत ही आसानी से। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरी बातचीत आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, लेकिन हो सकता है पहुंच रही हो। पर सुरेश जी को तो बिल्कुल ही बीच बीच में काट दिया जाता है, और हमारे पास वक्त इसी तरह भाग रहा है। काश सुरेश जी आते और इस सवाल का जवाब देते। पर स्थिति, मैं एक चीज आपको बता दूं, अपना आकलन, हमने स्टार जर्नलिस्ट सीरीज इसलिए शुरू की कि वो सारे लोग, बड़े संपादक, पत्रकार जिन्होंने अपने समय में बड़ा रोल प्ले किया, वो आज क्या सोचते हैं। अगर उनके हाथ में कमान आए तो वो किस तरीके से संचालित करेंगे पत्रकारिता के संस्थानों को, चाहे वो टेलीविजन हो या अखबार हो।
इसकी झलक दिखाने की हमने कोशिश की। और अब तक हम लोग करीब 50 से ज्यादा पत्रकारों से, स्टार जर्नलिस्ट से बात कर चुके हैं। और ये जिन पत्रकारों को हम बुलाते हैं, हम सचमुच आपको बताते हैं ये स्टार जर्नलिस्ट है, क्योंकि आप उसके बाद जो प्रतिक्रिया देते हैं, वो प्रतिक्रिया ये बताती है कि उनकी बातचीत ने आपको कितना प्रभावित किया। और आप में से बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ, हम उन्हें नहीं बुला पाए हैं, हम उन्हें बहुत जल्दी प्रतिदिन बुलाएंगे। पर मैं ये, जिस चीज को देख करके मैं चिंतित होता हूं कि ये स्टार जर्नलिस्ट देश की स्थिति की जो व्याख्या कर रहे हैं, या खासकर पत्रकारिता की जो व्याख्या कर रहे हैं, वो व्याख्या, उसमें कहीं पर भी कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि सबने मिल के कुछ सोचा हो, लेकिन होता ये है कि जब समाज एक तरीके से बिहेव करता है, और समाज के भीतर जो समस्याएं हैं, अगर समाज उन समस्याओं के ऊपर बातचीत करने से हाँ मना संतोष कर दे, तो फिर परेशानी हो जाती है। हाँ, तो सवाल आपको फिर बताऊं आप, क्योंकि आप बार बार कट जी, रहा हाँ है मैं सुन नहीं इंटरनेट। पाया। जी तो जी, तो एक तो ये कि आप सेंट्रल हॉल में जाते हैं, जहां पत्रकारों से आपकी बात होती है, वरिष्ठ पत्रकारों से। आप प्रेस क्लब में जाते हैं, जहां पर पत्रकार आपको मिलते हैं, जी। बातचीत करते हैं, आपकी फोन से भी लोगों से बातचीत होती है। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि पत्रकारों का आम तौर पर रुझान इस स्थिति को लेके, जिस विषय के ऊपर आप और हम बात कर रहे हैं, और आपने जो अभी विश्लेषण किया, आम तौर पर पत्रकारों की धारणा इन सवालों के ऊपर क्या है? ये देखिए, ऊपर जो नई जनरेशन की जो पत्रकारिता है, तो वो तो अपनी जॉब को लेके बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई देते हैं। क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि जो मीडिया का हाल है और जिस तरह से पत्रकारिता में ले ऑफ हुआ है, कई लेवल पर ले ऑफ हुआ है, और पत्रकारों की जो जॉब्स हैं वो खतरे में है पूरी तरह से, वो कई लोगों को निकाला भी गया है। तो इसलिए आज की स्थिति में तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि कैसे अपनी जॉब को बचाया जाए। लेकिन इस सरकार के बारे में आपने पूछा कि उनकी क्या राय है, तो मुझे नहीं लगता कि जैसे पहले हम लोग जिस तरह से खुल के बातचीत किया करते थे, आज के जर्नलिस्ट जो हैं वो इतनी खुल के अ, खैर वो जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने लेवल पर तो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन लिखने और ब्रॉडकास्टिंग के लेवल पर तो एक पॉलिसी जो होती है मीडिया हाउसेस की, वही उन पर जो है वो हावी होती है, और उसी के आधार पे वो अपने सारे जो संपादन है, खबरों के संबंध में जो निर्णय है, वो उसी आधार पर लिए जाते हैं। तो एक दबाव जो है वो दबाव के भीतर, तो दबाव में वो महसूस करते हैं कि उन पर एक दबाव है। लेकिन ये जरूर है कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई जर्नलिज्म कर रहा है तो, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं होती है। तो अब जो मुझे लगता है कि जो जर्नलिज्म है वो इंडिविजुअल लेवल पर, जो डिजिटल जर्नलिज्म है उसका ही एक तरह से बेहतर भविष्य मुझे दिखाई देता है, कि लोग अपनी बात जो है वो छोटे स्तर पे ज्यादा अच्छे ढंग से कह सकते हैं। जो बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं उनके उनकी पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी के तहत वो जो है वो काम करना पड़ता है। सुरेश जी, तो जो एक है, जिस तरह, तो जिस तरह से लोगों के हम लोग बात थे, शायद लोग पर जो है राजनीतिक दल जो है वो पत्रकारों लेबलिंग कैटेगरी बेटेगरी कैटेगरी, तो पहले कभी नहीं होता है, आजकल जो है वो इस तरह के पत्रकार गए हैं। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति बनी हुई है। और अब अब पत्रकारिता का मुझे लगता है बदल गया है, और लेकिन ये एक संक्रमण का काल है, इस शायद इस दौर से। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि, लेकिन अक्सर मेरे प्रोग्राम में ये हो रहा है। जो इंटरनेट का नई कमाल पीढ़ी है। नई पीढ़ी के जो पत्रकार हैं वो
अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने कई रिपोर्ट्स देखी हैं कोरोना के संबंध में, जो रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की बात होती है तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा उनकी सीमाएं होती है, उससे अधिक वो नहीं कुछ अपने कहने में सक्षम होते हैं। जी। तो सुरेश जी, कुल मिलाकर के आज का प्रोग्राम समाप्त करने से पहले मैं, आप जब बीच में आपका इंटरनेट खत्म हो गया था, मैं लोगों को ये जानकारी दे रहा था, आपको भी मैं उससे अवगत करा दूं, दोहरा दूं कि हमारे साथ अब तक जितने स्टार जर्नलिस्ट और स्टार एडिटर्स आए हैं, बड़े बड़े एच के दुआ साहब भी आए हैं, सज्जाद मूर्ति साहब भी आए जी। हैं, उर्दू के बड़े एडिटर्स आए हैं। मैं सिर्फ एक चीज देख रहा हूं कि सारे पत्रकार अब तक जो आए हैं, सुरेश बाफना सहित, वो सारे लोग स्थिति से बहुत खुश नहीं हैं। वो स्थिति चाहे जी। हमारी विकास की हो, अर्थ की हो, समाज की हो, जिस तरीके से जो आपने जिक्र किया बाबरी मस्जिद के बहाने, कि समाज के भीतर जिस तरीके से अलगाव है, दूरियां हैं, जो मैं समझा हूं, और जिस तरीके से पत्रकारिता इनको सामने लाने में असफल रही है, बल्कि मेन इश्यूज से लोगों का ध्यान भटकाने का एक साधन बन गई है। प्रिंट मीडिया में हम सवेरे सवेरे कई लोगों के हम आजकल प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग करते हैं कि आज के अखबारों में क्या क्या है, तो हम देखते हैं कि कुछ ही अखबार हैं, टेलीग्राफ है, हिंदू है, ये इंडियन एक्सप्रेस है, ये सारे अखबार एक अलग नजरिए से खबरों को प्रस्तुत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अलग नजरिया लोगों तक पहुंचे। पर टेलीविजन चैनल तो बिल्कुल एक तरह से काम कर रहे हैं, और जिस नहीं, तरीके से देखिए, कुत्ते। बहुत सारे लोगों, मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं। उन लोगों ने जो है वो न्यूज, टेलीविजन पर न्यूज देखना छोड़ दिया। तो ये एक नया ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है कि टेलीविजन की जो न्यूज है, लोग उसको नहीं देख रहे हैं। जो नई ये हमारी जनरेशन की बात मैं कह रहा हूँ कि वो उससे भी इतना इतना ज्यादा मतलब जो है। और पिछले 3-4 महीने के दौरान जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को इन लोगों ने रिपोर्ट किया, जिस दुराग्रह के साथ रिपोर्टिंग की, और लोगों पर जो है अनावश्यक एलिगेशंस, गलत आरोप लगाए गए, उनकी उनका उन, उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया गया। और यंग जो टैलेंटेड लड़कियां हैं, उनको एक तरह से बिल्कुल फुल मतलब डकैत की तरह पेश किया गया और हत्यारों की तरह पेश किया गया। तो ये एक बहुत ही दुखद बात थी, मतलब ये जर्नलिज्म का काम नहीं है। जर्नलिज्म का काम इतना है कि आप एक तथ्यों की रिपोर्टिंग करें, उसका इन्वेस्टिगेशन करने का काम जो है वो पुलिस का है, जांच एजेंसियों का है, वो पत्रकारिता का काम नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रोज शाम को जो है वो अदालतें लगाई जाती है, हर विषय पर अदालत लगाई जाती है। तो ये एक पत्रकारिता नहीं है ये। जी। तो मैं सुरेश जी, जो बातचीत आपकी अनुपस्थिति में कह रहा था कि अब तक हम लोगों के पास 50 से ज्यादा स्टार जर्नलिस्ट और एडिटर आ जी। चुके हैं, और वो सब कमोबेश आप ही की तरह से है। मैं लोगों से कह रहा था कि अभी लोगों से, कि मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, इससे लगता है सबने मिलकर के समाज के बारे में बातचीत की है और एक राय प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सही बात यह है कि ये सच्चे लोग हैं जो समाज की और पत्रकारिता की बात को जैसे लिखते, जैसे टेलीविजन पर कहते थे, वैसे ही अब बोल रहे हैं। इसलिए सब लगभग एक ही तरह की बात कर रहे हैं। और आज की कार्यक्रम खत्म करते हुए जो सबसे शर्मनाक बात मैंने पकड़ी है, जो सुरेश जी ने, जिसकी तरफ सुरेश बाफना जी ने इशारा किया, कि लोगों ने टेलीविजन देखना छोड़ दिया है, और जनता ने नहीं, जनता तो छोड़ ही रही है। इनका कहना है कि हम पत्रकारों ने, बहुतों ने छोड़ दिया है। जनता का एक सर्वे आपको बता दूं, एक एजेंसी ने सर्वे किया जो बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं हुआ। उसने कहा कि 74% इस देश के, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, अमीर हो, पुरुष हो, औरतें हो, नौजवान हो, ऑन एवरेज 74% लोग समाचार चैनलों को मनोरंजन के लिए देखते हैं, खबरों के लिए नहीं देखते हैं।
और ये हम लेकिन पत्रकारों के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है। लेकिन और सुरेश, ये जहरीला मनोरंजन है। बिल्कुल जहरीला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे कैसे लड़ा जाए ये सोचने की चीज है, और मैं सुरेश जी को आमंत्रित करूंगा कि हम इसके ऊपर एक 4-5 जर्नलिस्टों को लेकर के बातचीत करते हैं, और सार्वजनिक बातचीत करनी चाहिए ताकि लोग इन्वॉल्व हों उसमें। और ये बात भी जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, मैं तो बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। मैंने टेलीविजन को तो देखना बंद ही कर दिया, क्योंकि वहां तो इस तरह के प्रोग्राम कल्पना से परे हैं या उनकी समझ से परे हैं। वो मूर्ख लोग जो बैठे हुए हैं एडिटर के नाम पर, या मूर्ख लोग जो एंकर के नाम पे जर्नलिस्ट बनकर के बैठे हुए हैं, ये मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली इलिटरेट हैं, और जर्नलिज्म में तो इलिटरेट है ही है। वो लोग जो बैठे हैं उनकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके की बातचीत अभी सुरेश बाफना जी ने की, ऐसी बातचीत मैंने बहुत कम देखी है। पर ये बातचीत सुरेश जी आपसे आग्रह करते हैं जारी रहनी चाहिए, और अपने बिल्कुल। साथियों के साथ इस बातचीत को अगर हम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं बदलेगा, बदलेगा। और नहीं, हो सकता है उसका मैं संतोष जी बहुत आशावादी हूँ। और जो यंग जनरेशन है वो इस बहाव में बह गई है, मैं ये स्वीकार नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग इस टीवी जर्नलिज्म में हैं, जो हमारे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं। वो ये महसूस करते हैं कि अब कोई दूसरा जॉब किया जाए। तो वो जो लोग कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उन पर एक दबाव दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रेंडिंग जर्नलिज्म, तो इसका जो दबाव है, कमर्शियल जो इंटरेस्ट का जो दबाव है कि जो ट्रेंड कर रहा, जो लोग जो जो सुनना चाहते हैं लोग वो दिखाया जाए, जो बात करना चाहते हैं वो बात की जाए। तो ये एक तरह का जो है, ये एक कमर्शियल इंटरेस्ट से जो प्रेरित होके जो जर्नलिज्म है, इसका भविष्य ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन ये तो एक क्वालिटी जो है जल्दी ही मुझे लगता है कि हाँ, पत्रकारिता में आएगी। और टेक्नोलॉजी जो है वो हमें इसका एक बहुत बड़ा टूल है, जो जिससे बहुत लोगों से भी उम्मीद है और टेक्नोलॉजी से भी उम्मीद है कि वो इस जो एक पत्रकारिता जो हमारे एक संकट के दौर से चल रही है, इससे हम बाहर निकल पाए। तो इस संकट के दौर से निकालने का जिम्मा भी सुरेश बाफना जी जैसे जर्नलिस्टों के ऊपर है। और वो, नहीं, उसकी एक ही बुनियादी शर्त है कि वो लगातार बात करते रहें। अगर बात नहीं करेंगे तो ब्रॉडकास्ट क्या होगा, और ब्रॉडकास्ट अगर नहीं होगा तो लोग सुनेंगे क्या, सुनेंगे नहीं तो समझ क्या बनाएंगे। प्रोग्राम को समाप्त करते हैं, और सुरेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत साफगोई से बहुत सारी चीजें रखी। और आशा है कि इन विषयों के ऊपर, जिन विषयों को आपने उठाया है, जो चिंता करने योग्य हैं, जो बातचीत करने योग्य हैं, जो विचार करने योग्य हैं, उन विषयों के ऊपर आप और हम और लोगों को शामिल करके बातचीत करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।